हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अदेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने व्यावसायिक बैंक क्या होती है उसके बारे में चर्चा किया था, और उसके पहली क्लासेस में हम लोगों ने बैंक क्या है, उसके कार्य क्या है, इसके बारे में चर्चा किया था। आज बैंक के अध्ययन के इस अहम पड़ाव में जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए उपलब्ध हैं, जैसा कि स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, केंद्रीय बैंक के बारे में आज की चर्चा होनी है। केंद्रीय बैंक का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और कार्य क्या है। पहचान के लिए बताया जा सकता है कि भारत की जो रिजर्व बैंक है वो भारत की केंद्रीय बैंक की भूमिका में है, जैसा कि चलन में आप सबको मालूम होगा और अध्ययन के दौरान आपने देखा भी होगा। आज की इस क्लासेस में हम मूलतः चर्चा में जो शामिल कर रहे हैं वो केवल केंद्रीय बैंक के बारे में ही विषय पर चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की क्या उपयोगिता है या भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में क्या कार्य करता है, इस बारे में चर्चा आज की क्लासेस में नहीं है। जब हम भारतीय बैंकिंग सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे तो उसके बारे में अलग से चर्चाओं में देखा जाएगा। आज की क्लासेस में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो केंद्रीय बैंक क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है और ये किस प्रकार के कार्यों को संपादित करता है, इन तथ्यों पर आज आपके साथ चर्चा होगी। केंद्रीय नाम से ही स्पष्ट है, जो सेंट्रल या मुख्य बात कहते हैं, केंद्रीय भूमिका अर्थात मुख्य भूमिका की बात होती है। तो ठीक उसी प्रकार से केंद्रीय बैंक भी एक ऐसी संस्था है, केंद्रीय बैंक भी एक ऐसी इकाई है जो किसी भी देश के अंतर्गत केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की भूमिका में कार्य करती है। तो यहीं से केंद्रीय शब्द की उत्पत्ति हुई है। केंद्रीय का मतलब मुख्य, केंद्रीय सरकार आप कहते हैं ना, मुख्य सरकार, ठीक उसी प्रकार से केंद्रीय बैंक भी किसी भी देश की मुख्य बैंकिंग संस्था है जो उस देश के मौद्रिक नियंत्रण का, उस देश की मुद्रा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उस कार्यों की केंद्र बिंदु में होती है, उस कार्यों की निगरानी करता होती है। तो आइए इस क्लासेस को प्रारंभ करते हैं। जो भी छात्र इस क्लासेस से जुड़ रहे हैं उन छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि क्लासेस के दौरान कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना नाम और अपने रोल नंबर और सेमेस्टर को जरूर मैसेज करें, ताकि उस दिन की आपकी अटेंडेंस को काउंट किया जा सके। आइए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, केंद्रीय बैंक का अर्थ अर्थात केंद्रीय बैंक किसे कहा जाएगा, ये जो स्पष्ट शब्द है केंद्रीय बैंक, इससे हम समझते क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके आशय क्या है। तो छात्रों, विश्व के सभी महत्वपूर्ण देश जहां तक चर्चा में देखा गया है, आज ऐसा कोई भी विश्व का देश नहीं है जिस देश के अंतर्गत केंद्रीय बैंक से संबंधित अध्ययन नहीं शामिल है। अर्थात हम ये कह दें कि विश्व के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रों में मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली को उचित ढंग से चलाने के लिए जिस बैंक को नेतृत्व प्रदान किया गया है या जो बैंक सर्वोच्च भूमिका में, सर्वोच्च संस्थान के रूप में कार्य करता है, उसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक की सहायता से ही सरकार प्रशुल्क नीति से सफल संचालन करके और अर्थतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात हम ये भी कह लें कि किसी भी देश की सरकार की जो आर्थिक नीति है वो बिना मौद्रिक नीति के पूरी नहीं होगी। अर्थात केंद्र सरकार अपनी आर्थिक नीति को चलाने के लिए जिस केंद्रीय संस्था का, जिस केंद्रीय बैंकिंग संस्था का प्रयोग करता है, का सहारा लेता है, कि सजेशंस के अंतर्गत कार्य करता है, वह बैंक, वह इंस्टीट्यूशन केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। तो स्पष्ट यहीं से है आपको कि अगर केंद्रीय आर्थिक नीतियों का जो इकाई है या केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें जिसकी सजेशन, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उस संस्था की भी महत्वपूर्ण भूमिका सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था में अपने आप ही स्पष्ट हो जाती है। केंद्रीय बैंक की प्रक्रियाओं में व्यापक परिवर्तन आजकल हो रहे हैं, जिससे देश के आर्थिक विकास में इसका योगदान भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले बैंक या केंद्रीय बैंक की जो मूल भूमिका थी वो केवल इसके प्रमुख कार्य मतलब नोट निर्गमन या मौद्रिक इकाइयों तक ही थी, लेकिन अब धीरे धीरे केंद्रीय बैंक भी एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवर्तित होती चली जा रही है। यह मौद्रिक कार्यों के साथ साथ कई प्रकार के सामाजिक कार्यों का भी संपादन कर रही है, और विकसित देशों में तो काफी हद तक इसका रूप, इसके कार्य अभी भी अपने मूर्त रूप में, पुराने परंपरागत रूप में ही स्थापित है। किंतु विकासशील देशों में इसकी भूमिका और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि विकासशील देशों में विकास संबंधित आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं, आवश्यकताओं की प्रबलताएं बहुत बड़ी हैं, तो इसी कारण इस बैंकों की भूमिका भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस बैंक का कार्य अल्प विकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक विकास के कार्य को संभव बनाना होता है। यह बैंक देश के सभी प्रकार के नोट के निर्गमन का कार्य, जिसको हम नोट छापना कहते हैं, नोट के निर्गमन का कार्य,
का एकमात्र अधिकारी होता है। यह सरकार के बैंकर्स के रूप में कार्य करता है तथा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने की प्रमुख भूमिका इसी बैंक के हाथ में होती है। वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक को देश के आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार माना जाता है। केंद्रीय बैंक की कोई सामान्य परिभाषा इस तरीके से अगर दिया जाए तो संभव नहीं है। कोई ऐसे कह दे कि नहीं, हाँ, किसी भी देश की मुख्य केंद्रीय बैंकिंग इकाई को केंद्रीय बैंक कहा जाएगा, तो शब्दों का बहुत कुछ स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कार्य के आधार पर, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसके स्वरूप के आधार पर, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति के आधार पर इसकी अलग अलग परिभाषा दी है, और जो भी परिभाषा दी गई है वो कालांतर में जैसी भी रही हूं, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, तो परिभाषाओं में भी परिवर्तन देखने को मिला है। तो इसी प्रकार इनकी परिभाषाओं को आगे अभी हम चर्चा करेंगे किस रूप में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक केंद्रीय बैंक का कार्य लगभग एक जैसा है, लेकिन आज के बढ़ते हुए परिवेश को देखते हुए हर देश के केंद्रीय बैंक ने कुछ उस देश की परिस्थितियों के अनुसार कुछ विशिष्ट कार्यों को भी अंगीकृत कर लिया है, कुछ विशिष्ट कार्य को भी अपने अंदर समाहित कर लिया है। और इसी कारण हम कहते हैं कि उस देश की, प्रत्येक देश की केंद्रीय बैंक उस देश के विकास की भूमिका में महत्वपूर्ण अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराती है। यह अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति और साख के नियंत्रण के संबंधी कार्य का भी संपादन करती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण की जिम्मेदारी जहां एक तरफ सरकार की है, कार्यपालिका की है, या वर्तमान प्रशासकीय सरकार की है, तो उसी के साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि बिना मौद्रिक नियंत्रण के, बिना मौद्रिक स्थायित्व की अर्थव्यवस्था का संचालन कर पाना संभव नहीं है, और मौद्रिक नियंत्रण के बगैर अर्थव्यवस्था का संचालन ही संभव नहीं है। तो इस कारण उस देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और साख नियंत्रण का जो मूल कार्य है, यह कार्य केंद्रीय बैंक के ही हाथों में होता है। और इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था के संचालन की रीढ़ की हड्डी है। जैसे ऋण विहीन प्राणी को हम लोग तुच्छ प्राणी या महत्वपूर्ण प्राणी के रूप में नहीं सम्मिलित करते हैं, उसी प्रकार से किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मौद्रिक इकाइयां या बैंकिंग इकाइयां सुदृढ़ रूप से विकसित नहीं है, तो उस अर्थव्यवस्था का अस्तित्व बहुत ही तुच्छ माना जाता है, बहुत ही निष्क्रिय अस्तित्व के रूप में माना जाता है। तो ये कुछ परिचय था जिसे हम केंद्रीय बैंक के रूप में स्पष्ट करते हैं। आइए छात्रों, इतनी बातों के बाद अब हम प्रारंभ करते हैं कि एक आखिर वास्तव में केंद्रीय बैंक के से संबंधित अध्ययन प्रारंभ कहां से हुआ। केंद्रीय बैंक शब्द की उत्पत्ति किस देश में सबसे पहले हुई, या किस देश में सबसे पहले केंद्रीय बैंक की भूमिका, केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात शुरू की गई। इसी को केंद्रीय बैंक के इतिहास के नाम से शीर्षकबद्ध किया गया है, जो आपके सामने इस रूप में स्पष्ट है। विश्व का सबसे पहला केंद्रीय बैंक छात्रों 1656 में स्वीडन के निजी पूंजी की सहायता से रिक्स बैंक के नाम से स्थापित किया गया था। इस शब्द को याद रखिएगा, रिक्स बैंक, यह सामान्यतः केंद्रीय बैंक की जननी के रूप में माना जा सकता है। इसी शब्द से या इसी स्थान से ही केंद्रीय बैंक की स्थापना प्रारंभ हुई है, केंद्रीय बैंक की विचारधारा यहीं से प्रारंभ हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिक्स बैंक जो है, जो स्वीडन की विचारधारा है, वहीं से सबसे पहला लिखित प्रमाण केंद्रीय बैंक के रूप में प्राप्त होता है। इस बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार होने पर भी 1830 के बाद राष्ट्र की प्रमुख व्यापारिक बैंकों ने नोट निर्गमन का कार्य प्रारंभ कर दिया। रिक्स बैंक को 1830 में स्वीडन में नोट निर्गमन का अधिकार दिया गया। धीरे धीरे इसी विचारधारा को देखते हुए, इसी अवधारणा को एक्सेप्ट करते करते, बात के उस समय के तमाम जो व्यापारिक बैंक थे, उन्होंने भी अपने स्तर से एक नोट की प्रकाशन का कार्य किया, जो नोट निर्गमन का कार्य के रूप में माना जाता है। अतः 1897 में रिक्स बैंक को ही विधान पारित करके स्वीडन में नोट को निर्गमन करने का एकाधिकार सौंप दिया गया। चूंकि जब बहुत सारे बैंकों ने नोट के निर्गमन का कार्य प्रारंभ कर दिया, तो उससे बाजार में मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा के नियंत्रण की समस्या होने लगी, मुद्रा की स्वीकार्यता की समस्या होने लगी। जब हर बैंक अलग अलग प्रकार के नोट का निर्गमन करेगा, तो चलन सी बात है कि किस नोट को आम जनता स्वीकार करेगी, और प्रत्येक नोट के बदले कितना टकसाल में कितना सुरक्षित कोष रखा गया है, उसकी स्वीकार्यता में बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो इससे आने वाली समस्या को देखते हुए स्वीडन की सरकार ने रिक्स बैंक को उस देश के केंद्रीय बैंक के रूप में अंगीकृत कर लिया, और नोट निर्गमन का एकाधिकार, मतलब पूरे स्वीडन में कोई भी नोट के निर्गमन का कार्य होगा तो वो रिक्स बैंक के द्वारा ही किया जाएगा, ऐसा एकाधिकार
पारित किया 1897 की में छात्रों। यहीं से केंद्रीय बैंक के कार्यों का स्पष्टीकरण मिलना प्रारंभ हो जाता है। एक और चर्चा में शामिल है छात्रों कि ब्रिटेन में 1894 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। यह बैंक प्रारंभ में ही संसदीय विधान द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे नोट निर्गमन के अधिकार भी सौंपे गए थे। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जो केंद्रीय बैंक का कंसेप्ट है वो इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड से प्रारंभ है और उनकी यह मानने के पीछे उद्देश्य यह है कि वो कहते हैं कि 1694 में ही जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसे केंद्रीय बैंक का अधिकार प्राप्त था, जबकि रिक्स बैंक को 1830 में केंद्रीय बैंक का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो इस कारण जो केंद्रीय बैंक का कंसेप्ट है, भले बैंकिंग कंसेप्ट के रूप में स्वीडन में रिक्स बैंक सबसे पहला बैंक रहा हो, लेकिन केंद्रीय बैंक के कार्य के रूप में 1694 से ही बैंक ऑफ इंग्लैंड इस कार्य को कर रहा है। तो इस कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही केंद्रीय बैंक के अस्तित्व में केंद्रीय बैंक के जनक के रूप में माना जाता है। इसके उपरांत विश्व के अन्य राष्ट्रों ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। सन 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की, 1814 में नीदरलैंड बैंक की, 1816 में बैंक ऑफ नॉर्वे की, 1860 में बैंक ऑफ रूस की तथा 1875 में रीस बैंक ऑफ जर्मनी के नाम से कई देशों ने, अलग अलग देशों ने अपने अपने देशों में केंद्रीय बैंक के कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया। वास्तव में छात्रों अगर इस शब्द को देखा जाए तो इन देशों के अंतर्गत ये बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ होने का जो मुख्य उद्देश्य है, इसे हम मुद्रा की इकाई से जब पढ़ें तो वहां से समझ में आएगा। क्योंकि जब बाजार में धात्विक मुद्रा थी तो धात्विक मुद्रा के स्थान पर धात्विक मुद्रा को निर्गमन करने का कार्य उस देश की सरकारों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, उस देश का जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसके द्वारा किया जाता था। लेकिन जब उस धात्विक मुद्रा का स्थान पत्र मुद्रा ने लेना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उस मुद्रा के छापने की और उसकी सुरक्षित कोष को रखने की आवश्यकता हुई और इसके साथ ही ये केंद्रीय बैंक का कंसेप्ट जो है वो प्रारंभ हुआ। जिन जिन देशों ने जैसे जैसे पत्र मुद्रा मान को एक्सेप्ट किया, वैसे वैसे उन देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना की विचारधारा प्रारंभ हुई। लेकिन वास्तव में जो इसकी पूरी वैश्विक स्तर पर इसकी उपयोगिता मापी गई, करीब करीब 20वीं शताब्दी में कहा जाता है कि पूरे विश्व ने पत्र मुद्रा मान को स्वीकार कर लिया था। तो वहीं से इसके हर देशों में केंद्रीय बैंक की भूमिका के बारे में, केंद्रीय बैंक की स्थापना के बारे में महत्वपूर्ण उपयोगिता देखी गई। केंद्रीय बैंक व्यवस्था का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ, जबकि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में केंद्रीय बैंक की स्थापना 1900 से ही प्रारंभ हुई थी। जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम की स्थापना 1913 में हुई थी, कनाडा में 1934 में हुई थी, कनाडा बैंक के नाम से हुई थी। विश्व के 1940 में करीब करीब अधिकांश राष्ट्रों ने केंद्रीय बैंक की स्थापना कर दी थी और भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी भी स्थापना उसके पूर्व ही 1935 में ही की जा चुकी थी। तो यह था एक इतिहास जो तमाम अलग अलग देशों में केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है, जो विश्व के अन्य देशों में जिस प्रकार से केंद्रीय बैंक की स्थापना की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, जो आपके सामने इस तरीके से थी। छात्रों, अब आते हैं, इतना जानने के बाद यह देखते हैं कि वास्तव में केंद्रीय बैंक की परिभाषा क्या है, केंद्रीय बैंक को किस रूप में परिभाषित किया जाए। मैंने पहले भी आपसे कहा कि केंद्रीय बैंक की परिभाषा को एक समान स्वीकृति की परिभाषा दे पाना संभव नहीं है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने देश की आवश्यकता के अनुसार, अपने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार, उस समय की तत्कालिक मौद्रिक एवं आर्थिक स्थितियों के अनुसार केंद्रीय बैंक को अधिकार दिया और केंद्रीय बैंक ने उस प्रकार के कार्यों का संपादन किया। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार, उनके समय की स्थिति के अनुसार केंद्रीय बैंक की परिभाषा अलग अलग है। लेकिन यहाँ चूंकि हम बात एक समान केंद्रीय बैंक की परिभाषा के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्यात्मक रूप से केंद्रीय बैंक की परिभाषाओं को दो विद्वानों के द्वारा आपके सामने स्पष्ट रूप से रख रहा हूं। पहला है एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की परिभाषा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के बैंकिंग डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने की बात करता है और इसने केंद्रीय बैंक के, इनके अंतर्गत सारे केंद्रीय बैंक ही इनके एजेंट होते हैं, इनके ग्राहक होते हैं। तो इस नाते इनकी परिभाषा को कंसीडर किया गया है और एक विद्वान प्रोफेसर केंट की परिभाषा का जिक्र आपके सामने है। छात्रों, तो पहले चर्चा करते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की परिभाषा, जो केंद्रीय बैंक के रूप में है। किसी भी राष्ट्र के केंद्रीय बैंक वह बैंक है
जिसे देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा के नियमन करने का दायित्व सौंपा गया हो, उस देश की वह बैंक जो मुद्रा को निर्गमन कर सके, मुद्रा को चला सके, जो मुद्रा उस देश के चलन में होगी, जो देश उस मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकारी है, प्लस उस देश में कितना साख, चूंकि हम जानते हैं बाजार में कुल मुद्रा की पूर्ति का मतलब तरल मुद्रा और साख मुद्रा, तो साख मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का भी एकाधिकार जिस बैंक के हाथ में हो, या वह बैंक जो इसके निर्गमन की, इसके नियंत्रण का दायित्व निर्वहन करता है, ऐसे बैंक को उस देश की केंद्रीय बैंक कहा जाता है। यह तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की परिभाषा थी। अब आते हैं दूसरी परिभाषा में जो प्रोफेसर केंट ने दिया है। प्रोफेसर केंट का मानना है कि यह एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित की जा सकती है, मतलब केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसे सामान्य जन कल्याण के हित के में मुद्रा की मात्रा के विस्तार और संकुचन को प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। उस देश में मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ानी है और कब उसे संकुचित करनी है, इस दोनों का अधिकार, अर्थात किसी भी देश की केंद्रीय बैंक वह बैंक है, अगर इसको एक रूप में कहा जाए तो यह कह सकते हैं किसी भी देश की केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो उस देश के अंतर्गत मुद्रा के मांग और पूर्ति के पूरे समग्र कार्यक्रम को, समग्र इकाई को नियंत्रित करने का कार्य करती है। उसे हम केंद्रीय बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक के नाम से जान सकते हैं। ये परिभाषा प्रोफेसर केंट की है। आइए इस परिभाषा को देखने के बाद छात्रों एक शब्द तो यह क्लियर हो रहा है कि केंद्रीय बैंक वास्तव में किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है। दोनों ही परिभाषा को देखकर के यह लगता है कि केंद्रीय बैंक साख और मुद्रा का देश हित में नियमन करता है, मुद्रा में बाह्य मूल्य का नियंत्रण और संरक्षण करता है तथा उत्पादन, बाजार मूल्य एवं रोजगार के उच्चावचनों को रोकने का एकाधिकारी होता है या रोकने का अधिकारी होता है। यह केंद्रीय बैंक के कार्य है। क्योंकि जब मौद्रिक नियंत्रण की बात करेंगे तो मौद्रिक नियंत्रण में यही सारे घटक मौद्रिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था हो गई या ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो देश की मौद्रिक साख एवं बैंकिंग व्यवस्था का निर्देशन और नियमन करती है तथा देश के आर्थिक प्रगति में भी योगदान देती है। अगर उस देश की बैंकिंग प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली, साख प्रणाली नियंत्रित होगी तो वह उस देश की अर्थव्यवस्था में अपने आप विस्तार या विकास देखने को प्राप्त होगा। तो केंद्रीय बैंक द्वारा पर्याप्त मात्रा में मुद्रा चलन में डाली जाती है, साख की मात्रा का निगमन किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है, साथ ही साथ बैंकिंग और विदेशी विनिमय व्यवस्था का भी नियंत्रण रखा जाता है। अगर आज के समय में कोई भी देश बिना विदेशी व्यापार के संभव नहीं है उसकी अर्थव्यवस्था, इस कारण जो विदेशी हस्तांतरण या विदेशी विनिमय या विदेशी आयात निर्यात होता है उसके भी निगरानी कर्ता के रूप में, उसके भी व्यवस्था को प्रबंधन कर्ता के रूप में केंद्रीय बैंक भूमिका को अदा करता है। कितने सारी फंक्शनों को करने वाली संस्था को केंद्रीय बैंक कहा जा सकता है। तो ये सब चीजों को पढ़ने के बाद एक मूर्त रूप में हम कह सकते हैं केंद्रीय बैंक की जो परिभाषा है वो आपके सामने इस रूप से मैं रख सकता हूं, जो मेरी अपनी खुद की विचारधारा है उसके रूप में मैं केंद्रीय बैंक इस रूप में आपके सामने परिभाषित कर सकता हूं कि केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक, बैंकिंग एवं साख व्यवस्था का नियमन एवं निर्देशन इस ढंग से करती है कि उससे देश की आर्थिक प्रगति उचित ढंग से संभव हो सके। अगर किसी देश में आर्थिक उच्चावचन है तो उस उच्चावचनों को नियंत्रित करने का काम मौद्रिक, बैंकिंग और साख व्यवस्था के निर्देशन के द्वारा, इसके नियमन के द्वारा जो करने वाली संस्था है उसे हम केंद्रीय बैंक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये तो थी परिभाषा आपके सामने केंद्रीय बैंक की। अब आइए छात्रों इस परिभाषा को देखने के बाद इस बारे में चर्चा किया जाए वास्तव में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। बहुत ही अहम विषय है। क्या प्रारंभ काल से ही, प्राचीन काल से ही बैंकिंग संस्था अपना कार्य कर रही थी? सर्वथा आंसर मिलता है नहीं, क्योंकि उस समय बैंकिंग जिम्मेदारी जो है वो सरकार के टकसालों को होती थी, तो टकसालों के द्वारा ही उस कार्य को लगभग संपादित किया जाता था। जो बैंक के ऋण लेने और ऋण देने वाली परंपरा थी, इसको उस राज्य के सेठ, साहूकार, मुनीमों के द्वारा किया जाता था। तो इस समय कोई बैंकिंग संस्था की आवश्यकता ही नहीं होती थी। जब देश जैसे जैसे
धात्विक मुद्रा मान ने अपना स्थान खोना शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे पत्र मुद्रा मान या सांकेतिक मुद्रा चलन में आई, वैसे वैसे बैंकिंग संस्थाओं की चलन की बातें होने लगी, वैसे वैसे बैंकिंग संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। क्योंकि सरकारें आज हैं, आज कल नहीं, राजा आज है कल नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर डेमोक्रेट स्टेट है, सरकारों के बदल जाने के बाद उस मुद्रा के उच्चावचन की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी एक तरफ। दूसरी तरफ राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में भी जब पत्र मुद्रा होने लगी तो उसका निगरानी करता कौन होगा, उससे जुड़े हुए तमाम तमाम सुरक्षा उपकरण की जिम्मेदारी कौन रखेगा। इन तमाम आवश्यकताओं ने जब अर्थव्यवस्था को झकझोरा तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता को महसूस किया गया। और यह कमोबेश छात्रों यह दौर 20वीं सदी का ही था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रीयता की भावना और राजकीय नियंत्रण उत्पन्न होने से केंद्रीय बैंक के विकास को अधिक महत्व मिला। यह प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ी देन के रूप में केंद्रीय बैंकिंग की अवधारणा का पैदा होना माना जाता है। 1920 में ब्रुसेल्स की अंतरराष्ट्रीय वित्त सम्मेलन समिति के द्वारा विभिन्न राष्ट्र में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव रखा गया था, जिसे हम कहते हैं हिल्टर यंग कमेटी के रिकमेंड के अंतर्गत भी इसे माना जाता है, जो विभिन्न बैंकों के पथ प्रदर्शक का कार्य कर सके। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी व्यवस्था को संपादित करने वाले इकाइयों को केंद्रीय बैंक के रूप में माना जाता है कि यहीं से केंद्रीय बैंक की आवश्यकता की शुरुआत की गई। सम्मेलन के प्रस्ताव पारित होने के 30 वर्ष की अल्पावधि में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने केंद्रीय बैंक का तीव्र गति से विकास हुआ और करीब करीब विश्व के हर देशों में केंद्रीय बैंक की स्थापना हो गई। 1920 से लेकर 1937 तक लगभग प्रति वर्ष विश्व के किसी न किसी राष्ट्र में केंद्रीय बैंक की स्थापना होती रही। प्रत्येक राष्ट्र में केंद्रीय बैंक की स्थापना करना कई कारणों से आवश्यक समझा जाता है। आइए उसी कारणों पर चर्चा करते हैं कि केंद्रीय बैंक की कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो उस देश के में स्थापित होने के लिए, उस देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण थे। इस तथ्य को अध्ययन करने के लिए पढ़ते हैं हम लोग केंद्रीय बैंक के कार्य, जो केंद्रीय बैंक के द्वारा संपादित किया जाता है। छात्रों, विश्व में 1940 के अधिकांश राष्ट्रों में केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। जैसा कि प्रोफेसर डेकॉक ने कहा है कि इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने देशों में केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए जो कार्य प्रमुख थे, जिस कार्य को करने के लिए केंद्रीय बैंक को स्थापित किया गया था, वो कार्य है, इन्हीं कार्यों से केंद्रीय बैंक की स्थापना को महत्व दिया गया था। पहला है नोट निर्गमन का एकाधिकार। मैंने पहले भी आपसे कहा, जब तक धात्विक मुद्रा थी तब तक तो केंद्रीय बैंक की उपयोगिता उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ही धात्विक मुद्रा का स्थान पत्र मुद्रा ने लेना प्रारंभ कर दिया, तो पत्र मुद्रा में होने वाली आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सबसे पहला जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक की इसी कार्य के रूप में रखी गई, जिसे केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य भी कहा जाता है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों में से यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे हम नोट निर्गमन का एकाधिकारी कहते हैं। किसी भी देश में केंद्रीय बैंक ही एकमात्र संस्था है जो नोट के निर्गमन का अधिकार रखती है। प्रत्येक राष्ट्र में नोट के निर्गमन का एकमात्र अधिकारी केंद्रीय बैंक ही को प्राप्त है, तथा किसी भी अन्य बैंकों को नोट निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। विश्व के कुछ राष्ट्र में तो केंद्रीय बैंक की स्थापना ही नोट निर्गमन के लिए की गई है। अविकसित और विकासशील राष्ट्रों में नोट निर्गमन का बहुत ही अधिक महत्व है, या जब भी हम विकसित और विकासशील देशों की बात करते हैं तो नोट निर्गमन का महत्व अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक व्यवस्था का विशेष विकास इसी कारण से हुआ है। विकसित राष्ट्रों में बैंक निक्षेप का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसीलिए नोट निर्गमन के एकाधिकार के कुछ प्रमुख गुण हैं जो इसके महत्व की व्याख्या करते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्यों की व्याख्या करते हैं। नोट निर्गमन से एक संस्था जब होगी तो इसका फायदा क्या होगा, इसका प्रमुख गुण क्या होगा, उसकी व्याख्या आपके सामने इस तरीके से रखी जा सकती है कि जब नोट निर्गमन किया जाएगा तो जनता के अंतर्गत विश्वास पैदा होगा। केंद्रीय बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार देने से जनता में विश्वास की प्राप्ति होगी, क्योंकि जनता को इस चीज का इल्म होगा, इस चीज की संतुष्टि होगी कि जिस भी संस्था के द्वारा नोट निर्गमन किया जा रहा है, जब भी उन्हें आवश्यकता होगी उस संस्था के साथ वह अपने मुद्रा को, अपने धन को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जिस शब्द को मैं नोट बार बार आपके साथ कह रहा हूँ, ये नोट वास्तव में है क्या, मुद्रा की इकाई में आपके साथ चर्चा हुई है, आप देख सकते हैं। नोट वह एग्रीमेंट है, कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, जो जारीकर्ता और ग्राहक ग्रहणकर्ता के बीच में होता है।
कोई सा भी नोट आप देखते हैं, उस नोट में लिखा होगा मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो वो वचन कौन देगा? जो उसको लेकर के विधिक रूप से जिसके पास उसका अधिकार हो, एग्रीमेंट हो, जिसके पास उसका कॉन्ट्रेक्चुअल पावर हो। और वो कॉन्ट्रेक्चुअल पावर किसके पास है? केंद्रीय बैंक के पास है। तो इसी कारण केंद्रीय बैंक जब नोट को निर्गमन करता है, विधिक रूप से उसको अधिकार प्राप्त है कि वो नोट को निर्गमन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जनता का स्वीकार्यता, जनता की का विश्वास उस बैंक के ऊपर अधिक प्रभावी रूप से बना रहता है। अगला छात्रों, व्यापारिक आवश्यकताएं। देश की व्यापारिक आवश्यकताओं से निकट का संपर्क रहने के कारण केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था को संचालित किया जाता है या ध्यान में रखा जा सकता है। किसी भी देश के व्यापारिक आवश्यकताएं से आशय उस देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय बैंक उस आवश्यकता को देखते हुए व्यापारिक संस्थाओं को, व्यापारिक बैंकों को उससे जुड़ा हुआ अधिकार प्रदान करता है। तो यह व्यापारिक आवश्यकताओं को देखते हुए बाजार में मुद्रा की पूर्ति, बाजार में मुद्रा की स्थिति का संचालन करना, यह भी केंद्रीय बैंक का, यह भी एक संस्था के लिए आवश्यक गुण था जिसके लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। मतलब यह भी केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों में से एक है। अगला है निर्गमन में एकरूपता। अगर नोट को निर्गमन किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि जितनी नोटें उतनी प्रकार की, उतने कलर की। अगर नोटों में एकरूपता नहीं होगी तो उसकी स्वीकार्यता का गुण बाधित होगा, लोग उसे सहजता से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नोट के निर्गमन का जो अधिकार है, उसके साथ साथ यह भी उसके साथ जुड़ा हुआ है कि केंद्रीय बैंक जो नोट निर्गमन करेगा उसमें एकरूपता होगा। उस एकरूपता को बनाए रखने के लिए भी एक संस्था की आवश्यकता थी, एक व्यावसायिक संस्था की, एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की आवश्यकता थी, जिसके लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है। नोट निर्गमन का अधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही है। इस कारण वह इस प्रत्येक नोट में या प्रत्येक डिनोमिनेटर के नोट्स में एकरूपता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य संपादित करता है। अगला है त्रुटियों पर नियंत्रण। अगर कई लोग एक ही कार्य को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में त्रुटियों की बहुतायता पाई जाएगी। और जब उस एक ही संस्था के द्वारा उस प्रकार के कार्य को संपादित किया जाएगा तो त्रुटियों की भावना संभवतः या अधिकतम घट जाती है। तो इसीलिए भी केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है कि इससे सरकार को नोट निर्गमन के संबंध में त्रुटियों पर नियंत्रण रखने में सरलता हो जाएगी और सरकार सहज भाव से भी जो देश के अंतर्गत करेंसी के सर्कुलेशन की प्रक्रिया है उसको आसानी से संचालित कर पाएगी। तो यह है नोट निर्गमन के गुणों में से प्रमुख है। अगला है लाभ में सुविधा। केंद्रीय बैंक को लाभ पर कर लगाकर नोट निर्गमन के लाभों को प्राप्त करने की सुविधा रहती है। जो भी बैंक लाभ कमाते हैं उन लाभों का अंश दे करके या नोट निर्गमन के साथ जो सरकार को फायदा होता है उसको लाभ को अर्जित करने के लिए यह भी केंद्रीय बैंक के अधिकार हैं। इसके लिए भी केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है। अगला है स्थिरता। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आंतरिक और बाह्य कीमतों को स्थिर और स्थायित्व बनाए जाने की प्रक्रिया की जाती है। इसके नाते भी केंद्रीय बैंक को ही नोट निर्गमन का एकाधिकार प्रदान किया। अगर कई संस्थाएं नोट के निर्गमन का कार्य करेंगी तो ऐसी स्थिति में उसकी मूल्य, उसकी कीमतों में उच्चावचन, बढ़ाव और उतार देखने को प्राप्त होगा। अगला है नियंत्रण समस्या का समाधान। अगर केंद्रीय बैंक को एकाधिकार देने से मुद्रा के संबंधी जो नियंत्रण है वो बहुत ही अधिक सुलभ और प्रभावी बन जाता है तथा साथ ही साथ साख मुद्रा के विस्तार को भी सीमित कर दिया जाता है। इसीलिए केंद्रीय बैंक को नोट के निर्गमन का एकाधिकार प्रदान किया गया। किसी भी संस्था को अगर एक ही संस्था के हाथ में नोट के निर्गमन का और मुद्रा के साख के नियंत्रण का अधिकार होगा तो वो अधिक प्रभावी रूप से इसको संचालित किया जाएगा। इस कारण भी केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है। अगला है नियंत्रण और नियमन और नियंत्रण। जैसा कि हम जानते हैं जब बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में मुद्रा स्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है, घट जाएगी तो मुद्रा अवस्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा स्फीति और अवस्फीति की चुनौतियों को दूर करने के लिए और अर्थव्यवस्था में समरूपता, स्थिरता, सजगता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कोई भी संस्था, ऐसी संस्था जो मुद्रा के नियमन और नियंत्रण पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर सके। तो मुद्रा स्फीति के इस भय से बचने के लिए निर्गमित राशि पर एक निश्चित प्रतिशत भाग स्वर्ण कोष के रूप में रख दिया जाता है, जिससे बाजार में मुद्रा की स्फूर्ति पर
अतिरिक्त स्राव का डर नहीं होता और बाजार में इन्फ्लेशन का डर नहीं पैदा होता। इसीलिए जिससे नोट निर्गमन का की मात्रा उचित ढंग से नियमन और नियंत्रित की जा सकती है। यह भी केंद्रीय बैंक के द्वारा नोट निर्गमन के कार्यों में से प्रमुख है। कुछ और कार्य इसके हैं, ये तो प्रमुख कार्य था जिसे हमने आपके साथ स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य जो है वो नोट के निर्गमन का है। लेकिन इसके साथ-साथ ही केंद्रीय बैंक कुछ और भी कार्यों को संपादित करती है, जिसमें दूसरा कार्य आपके सामने है, कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ शेड्यूल्ड बैंक। जितने भी हमारे अनुसूचित बैंक हैं, उनके नकद कोष का संरक्षण करता भी केंद्रीय बैंक ही है। अनुसूचित बैंक आप जानते हैं, शेड्यूल्ड बैंक, जिन बैंक को केंद्र सरकार ने या बैंकिंग अधिनियम के तहत शेड्यूल पंजीकृत किया गया है। उन बैंकों की जो भी नगद संपत्ति है उसका कस्टोडियन केंद्रीय बैंक ही है। इसकी विचारधारा इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक की प्रारंभिक काल से ही व्यापारिक बैंक और बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ऊंची साख के रूप में स्थापित की गई थी। इसी कारण इंग्लैंड के अधिकांश बैंकों ने अपने खाते को बैंक ऑफ इंग्लैंड में खोले और आपत्ति के समय बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उपयुक्त राशि उधार लेते थे। जब भी कभी स्थिति प्रतिकूल होती थी तो यह अवधारणा के कारण ही केंद्रीय बैंक से संपत्ति को उधार लेने का काम किया जाता था। तो यह प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया के तहत जो है अनुसूचित बैंक के कोषों की स्थापना की, अनुसूचित बैंक के कार्यों को संपादित करने की प्रक्रिया स्थापित की गई थी। व्यापारी बैंक स्वेच्छा से केंद्रीय बैंक में राशि को जमा कर देते हैं और इसके स्थान पर इसके स्थिति में जब उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है तो वो ऋण भी उन्हीं बैंकों से प्राप्त कर लेते हैं। यह भी एक कस्टोडियन, एक संरक्षक का कार्य करता है, इसलिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है। इस स्वस्थ परंपरा को अमेरिका में 1913 में वैधानिक रूप से स्वीकार किया गया था और आज लगभग विश्व के हर केंद्रीय बैंक के पास यह कार्य दिया गया है कि वह अनुसूचित बैंकों के नगद कोषों को संरक्षण करता और निगरानी करता के रूप में अपनी भूमिका को, अपने कार्य की भूमिका को अदा करता है। इसे अन्य देशों ने भी अपनाना प्रारंभ कर दिया है। केंद्रीय बैंक का देश को अन्य बैंकों से लगभग उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ है। इसीलिए एक शब्द और कहा जाता है कि केंद्रीय बैंक जो है बैंकों का बैंक है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होने के कारण लगभग उन समस्त कार्यों को संपादित करता है जो एक बैंक अपने ग्राहक के लिए करता है। तो इसीलिए एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ जो सेवाएं हैं वो केंद्रीय बैंक की भूमिका के रूप में है। इसीलिए इसको नगद कोषों का संरक्षण करता भी कहते हैं। इसी कारण से इसे केंद्रीय बैंक का बैंक भी कहा जाता है तथा अपने पास सदस्य बैंकों के नगद कोष का एक भाग जमा के रूप में वो रखता है, जिससे उसे सुरक्षित कोषों का रक्षक कहा जाता है और जो देश की बैंकिंग प्रणाली के एवं साख प्रणाली के लिए सुदृढ़ आधारभूत संरचना प्रदान करती है, सुदृढ़ स्थिति को पैदा करती है। छात्रों, अनुसूचित बैंकों में नगद कोष की जो धन सुरक्षित रखे जाते हैं उसका महत्वपूर्ण लाभ क्या है, उससे लाभ क्या प्राप्त होता है, इसको आइए कुछ चर्चा करते हैं। पहला है साख नियंत्रण, नीति पर नियंत्रण होगा। अगर प्रत्येक देश के बैंकों का जो साख है वह केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व रहेगा तो उससे उस बैंकों को अत्यधिक साख के निर्गमन की छूट नहीं मिलेगी और ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति की स्थिति है उस पर नियंत्रण बना रहेगा। इसीलिए केंद्रीय बैंक को व्यावसायिक व व्यापारिक बैंकों के साख नियंत्रण नीति को नियंत्रित करने का अवसर भी प्राप्त होता है। अगला है नगद कोष में मितव्ययिता बनी रहेगी। बैंकों का आपसी लेन देन केंद्रीय बैंक के द्वारा होने से मुद्रा का प्रयोग न्यूनतम मात्रा में किया जाएगा, जिससे नगद कोष को उपयोगी रूप में मितव्ययी रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। अगर प्रत्येक बैंक आपस में मुद्राओं का हस्तांतरण करेंगे तो ऐसी स्थिति में हर बैंक अपने साख को देगा, अपने साख के रूप में उस मुद्रा को यूज में लाएगा और यह बहुत ही व्ययपूर्ण, बहुत ही खर्चीली प्रणाली हो जाएगी। इसीलिए नगद इस बैंक के रूप में इसको संपादित करने का कार्य दिया जाता है। अगला है कोष का सदुपयोग। व्यापारिक बैंकों के पास बड़ी मात्रा में कोष बंधा नहीं रहता है, जिससे संकट के समय में इसका सदुपयोग सरलतम रूप से किया जा सकता है और इसमें केंद्रीय बैंक अपनी सहकारी, अपनी प्रशंसनीय भूमिका को अदा करता है। व्यावसायिक परामर्श देना, यह केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के मित्र और मार्गदर्शक का भी कार्य करता है, जिससे वह समय समय पर व्यावसायिक बैंकों को परामर्श प्रदान करता रहता है या उनके परामर्श संस्था के रूप में भी संपादन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला है समाशोधन का कार्य। समाशोधन के कार्य से आशय है, समाशोधन के कार्य के बारे में चर्चा आपने पढ़ा है। क्लियरेंस हाउसेस का काम, प्रत्येक बैंक के आपसी लेन देन को केंद्रीय बैंक
समाशोधित करता है। उनके आपस में जितने भी डिस्प्यूट हैं, उनके आपस में जितने भी मौद्रिक लेन-देन के इश्यूज हैं, उनको समाशोधन करके सरलतम रूप में उसको सरल करने का कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राय सभी बैंकों के खाते केंद्रीय बैंक में होने के कारण उन बैंकों से समस्त लेन-देन का समाशोधन भी सरलतापूर्वक से किया जा सकता है। यह केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कस्टोडियन कार्यों के अंतर्गत आता है। अब अगला शब्द जो हम यूज़ करते हैं, अगला कार्य है अंतिम ऋणदाता के रूप में। जो भी हमारे कस्टोडियन बैंक्स हैं, जो भी हमारे बैंक्स हैं, व्यावसायिक बैंक्स हैं और जो भी हमारी सरकार है, उन सभी सरकारों को अंतिम ऋणदाता के रूप में कोई बैंक है तो केंद्रीय बैंक अपनी भूमिका अदा करता है। यह भी केंद्रीय बैंक का हमारा महत्वपूर्ण कार्य है। व्यापारिक बैंकों के ग्राहक द्वारा अधिक मात्रा में उधार मांगने पर या केंद्रीय बैंक से सहायता प्राप्त की जाती है और इस प्रकार यह अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। इस सहायता को 2 ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है छात्रों, प्रतिभूति पर ऋण, जो कस्टमर्स उसको कस्टमर व्यावसायिक बैंक अपने कस्टमर को ऋण देता है, उसकी प्रतिभूतियों पर भी ये ऋण देने की बात करता है। जैसे केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को धरोहर के रूप में रख लेता है और 1 वर्ष की अवधि के लिए ऋण की व्यवस्था की जाती है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई जोखिम भी नहीं रहता है। इन सरकारी प्रतिभूतियों को किसी भी समय बाजार में बेचा जा सकता है। अगर बाजार में सरकार के द्वारा अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है या अतिरिक्त मुद्रा की आवश्यकता है तो वह करेगी क्या? सरकार से उसकी प्रतिभूतियों को, उसकी संपत्तियों को, उसकी सिक्योरिटीज को अपने पास डिपॉजिट कर लेगी और उसके स्थान पर वह ऋण की रूप में उन्हें मुद्रा का भुगतान कर देगा। अगर उस मुद्रा के चलन से बाजार में मंदी स्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी या बैंक क्या करेगी? उस संपत्ति को बाजार में विक्रय करके उतने के बराबर में नोट को बाजार से खींच लेगी। तो ऐसी स्थिति में स्फीति अपने आप नियंत्रण हो जाएगी। या सरकार कमा करके उतने संपत्ति को आरबीआई को वापस कर देगी। तो जब संपत्ति को वापस करेगी तो ऑटोमेटिकली उतना उत्पादन होगा और बाजार में जो सर्कुलेशन ऑफ द मनी है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस पर्पज से भी अंतिम ऋणदाता के रूप में जो प्रतिभूतियों को ऋण के रूप में प्रदान करता है, उसके लिए केंद्रीय बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। अगला है पुनर्कटौती सुविधा। यह भी देखा गया है छात्रों कि व्यापारी द्वारा उधार माल खरीदने पर विक्रेता को प्रायः 91 दिन का बिल स्वीकार करने की परमिशन दी जाती है। अब अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, मेरे पास कोई सरकारी भुगतान की रसीद है और वो मुझे 90 दिन 91 दिन के अंदर भुगतान होनी है, तो ऐसी स्थिति में उस ऋण को, उस बिल को दिखा करके हम उधार ले सकते हैं और उसके बिहाफ पर जो नोट का निर्गमन का प्रोसेस है वो बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया जा सकता है। तो इससे बाजार में त्वरित मुद्रा की जो शॉर्टेज है वो पूरी हो जाती है। यह भी केंद्रीय बैंक के सहायक कार्यों में है। तो विक्रेता उस बिल को तत्काल अपने बैंक से भुना लेता है और व्यापारिक बैंक उस बिल को आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक में पुनर्कटौती करके धन प्राप्त कर लेता है। तो इससे बाजार में त्वरित मांग की पूर्ति जो मुद्रा की वो मेंटेन रहती है। इससे अर्थव्यवस्था के ऊपर दबाव नहीं आ पाती। यह भी एक पुनर्कटौती की सुविधा के रूप में केंद्रीय बैंक सुविधा अदा करता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक द्वारा पूंजी की कमी को दूर किया जाता है और साख को प्रोत्साहन मिलता है और वह व्यवसाय में वृद्धि लाता है या व्यवसाय में वृद्धि होती है इसके कारण। इस प्रकार से केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी सुविधाएं देकर के व्यावसायिक बैंकों को सहायता प्रदान करता है। अगला जो कार्य है वो सहायक कार्यों के रूप में साख नियंत्रण का कार्य है जो केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे हम लोग क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। साख नियंत्रण अथवा अर्थात हम कह सकते हैं साख नियमन कहते हैं। यह भी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यों में से एक है। साख नियंत्रण का उपयोग विनिमय दरों को स्थायित्व लाने में और आंतरिक मूल्य स्थापित करने के उपयोग में किया जाता है छात्रों। मूल्यों का प्रभाव देश की आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ता है। इस कार्य को केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य भी माना जाता है। बल्कि हम यह भी कहते हैं केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की नीति, यह केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है जिसे साख नियंत्रण की नीति के अंतर्गत लाया जाता है। सीआरआर, रिपो, रिवर्स रिपो के बारे में आपने सुना होगा। ये केंद्रीय बैंक के इसी कार्यों के अंतर्गत आते हैं। छात्रों, इस कार्य के संपादन के लिए जो सफलता का स्रोत है, जो इसके कार्य को संपादन करने के लिए केंद्रीय बैंक का जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इस संपादन को करने की भूमिका को संपादन करने के लिए, साख नियंत्रण के लिए, उसे हम 2 स्पष्ट तथ्यों में आपके सामने इस तरीके से रख सकते हैं। पहला है केंद्रीय बैंक का प्रभाव। देश की व्यापारिक बैंकों पर केंद्रीय बैंक का यथेष्ट प्रभाव होना चाहिए जिससे उसकी प्रक्रियाओं पर उचित नियंत्रण लगाया जा सके और बाजार में
अतिरिक्त साख का सृजन ना हो सके। अगर केंद्रीय बैंक इस प्रकार से दबाव बनाने में एक अधिकारी और सक्षम संस्था ना हो, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यापारिक बैंक के द्वारा जितना ज्यादा से ज्यादा साख को निगमित किया जाएगा, उन्हें उतना ही अधिक फायदा होगा। एक व्यापारिक बैंक की जब चर्चा हो रही थी, तो उस दौरान आपके साथ ये बातें हुई थी कि जब हम ग्राहक बनते हैं, तो ग्राहक के रूप में जब हम बैंक से ऋण लेते हैं, तो हमसे हमसे अधिक ब्याज लिया जाता है। जबकि जब हम जमाकर्ता के रूप में बैंक में जाते हैं, तो बैंक हमको कम ब्याज देती है। इस दोनों के बीच का जो जो ब्याज का अंतर है, वही केंद्रीय बैंक, वही व्यापारिक बैंक का फायदा है। और अगर केंद्रीय बैंक इस फायदे के ऊपर नियंत्रण स्थापित ना करे, तो प्रत्येक व्यापारिक बैंक बहुतायत मात्रा में साख को निर्गमित कर देगा, साख पथ को चलन में डाल देगा। इससे बाजार में मुद्रा की स्फीति बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था एक चुनौती के दौर से गुजरेगी। तो इस दौरान उस साख को नियंत्रित करने के लिए जो जो रेस्ट्रिक्शन है, उस रेस्ट्रिक्शन को प्रदान करने का काम केंद्रीय बैंक करता है, जो इसके महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंक के प्रभाव के रूप में है, जिससे साख नियंत्रित होता है। अगला है व्यापक अधिकार। केंद्रीय बैंक के पास साख नियंत्रण के व्यापक अधिकार होने चाहिए, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर साख का विस्तार और संकुचन किया जा सके। क्योंकि कई बार त्वरित आवश्यकता के रूप में हम देखते हैं बाजार में साख की आवश्यकता तुरंत बढ़ जाती है, तो केंद्रीय बैंक के पास ये अधिकार होते हैं, जिसके कारण वह बाजार में त्वरित साख को बढ़ा देती है और त्वरित साख की मात्रा को घटा भी देती है। आपने देखा होगा हर 15 तारीख को, अर्थात हर महीने में केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति का रिव्यू किया जाता है। हर 3 महीने पर मौद्रिक पॉलिसी को Q1, Q2, Q3, Q4 के रूप में क्वार्टर पॉलिसी रिव्यू करती है। तो यह कुछ प्रकार हैं, ये कुछ प्रभाव हैं जिसके द्वारा साख नीति को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जरा इसे हम देख लेते हैं। साख नियमन से प्रमुख उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य क्या है, आंतरिक मूल्य स्थापित और विनिमय दर में स्थायित्व लाना। साख नियमन का उद्देश्य देश के आंतरिक मूल्यों में स्थायित्व लाना प्रमुख है। साथ ही साथ यह भी जरूरी है छात्रों की, इससे उचित सामंजस्य स्थापित होगा। बाजार में कुल मांग और कुल पूर्ति में सामंजस्यता पैदा होगी। जब कुल मांग और पूर्ति में सामंजस्यता पैदा होगी, तो बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति एक स्थिति को प्राप्त कर पाएगी, और ऐसी स्थिति में बाजार में महंगाई पर नियंत्रण होगा, स्फीति दर पर नियंत्रण होगा। जब स्फीति दर पर नियंत्रण होगा, तो अर्थव्यवस्था में समरूपता, सामंजस्यता बनी रहेगी, जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा। अगला जो साख नियंत्रण का प्रभाव है, वो रोजगार की उचित व्यवस्था के रूप में कहा जा सकता है। साख नियंत्रण का उद्देश्य देश के रोजगार की उचित व्यवस्था करना होना चाहिए, जिससे रोजगार समस्याओं को हल किया जा सके, और इसमें भी केंद्रीय बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। अगर निवेश ज्यादा होगा तो और नियंत्रित होगा, तो लोग निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे, और जितना निवेश बढ़ेगा उतने ही देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक पहलू देखने को मिलेगा, उतने देश के अंतर्गत उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से आशय क्या है, उत्पादन बढ़ने पर देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था को गतिमानता प्राप्त होगी। तो इस उद्देश्य से भी रोजगार की उचित व्यवस्था के प्रबंधन में भी केंद्रीय बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला है आर्थिक विकास के रूप में साख नियमन का उद्देश्य देश का अधिकाधिक आर्थिक विकास करना होता है, क्योंकि विनिमय स्थिरता, मूल्य स्तर, संपूर्ण रोजगार आदि के अंतर्गत घनिष्ठ संबंध एवं गहरे संबंध पाए जाते हैं, तथा एक देश दूसरे देश के समन्वय में या एक स्थिति दूसरे स्थिति के समन्वय में व्यवस्थित करने की उचित ढंग से विकास लाया जा सकता है। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति के साथ साथ प्रशुल्क नीति और देश की सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम बहुत प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, और तीनों का एक समेकित विकास ही औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास में सहायक होता है, जिसमें केंद्रीय बैंक भी एक इकाई के रूप में कार्य करता है। अगला कार्य है जो केंद्रीय बैंक का छात्रों हमारा सरकारी बैंकर्स और एजेंट या सलाहकार के रूप में है। उसके रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों और अन्य व्यापारिक संस्थाओं की भांति सरकार को भी बैंक की सेवाओं की आवश्यकता होती है। सरकार प्रतिवर्ष जनता से जो कर लेती है या अन्य आय के रूप में जो धन प्राप्त करके उसे प्रशासन और जन कल्याण के कार्यों पर व्यय करती है, उसका हिसाब किताब रखना एक जटिल समस्या बन जाती है, और इस कार्य को अगर वो सही ढंग से नहीं कर पाए, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत यह भी कह सकते हैं कि विदेशों से जो उनके आदान प्रदान हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, उसका भी निगरानी करता, उसका भी नियंत्रण करने के लिए एक संस्था चाहिए, और इन तमाम जटिलताओं को पूरा करने का काम सरकार की
बैंक के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में, सरकार के सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक करता है, तो यह भी केंद्रीय बैंक के एक प्रमुख कार्यों में से एक है। छात्रों, इन समस्त कार्यों को करने के लिए एक ऐसी बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है जिसकी शाखाएं देश और विदेश तक फैली हो, और इन समस्त सेवाओं को केंद्रीय बैंक द्वारा सरलता से प्रदान किया जा सकता है, जो सरकार के लिए समस्त प्रकार की वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने वाला होता है। यह इस रूप में भी केंद्रीय बैंक अपनी भूमिका को अदा करता है। सरकार के सलाहकार के रूप में जो सुविधाएं केंद्रीय बैंक प्रदान करता है सरकार को, वो इस प्रकार से है, आपके सामने स्पष्ट है स्क्रीन पर। पहला है ऋण व्यवस्था। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को केंद्रीय बैंक के द्वारा अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं। सरकारी हिसाब किताब रखना। यह बैंक विभिन्न विभागों से सरकारी हिसाबों को तथा उनके खाताओं को उचित ढंग से मैनेज करने का काम भी करती है। यह भी केंद्रीय बैंक के कार्यों के अंतर्गत आता है। धन जमा करना। यह बैंक सरकार के हिसाब किताब में जो भी कर की प्राप्ति होती है उस कर को संकलित करता है, अर्थात धन संग्रह करने का काम, धन जमा करने का काम केंद्रीय सरकार के रूप में भी यह बैंक करता है। मुद्रा का हस्तांतरण। जब बैंक के द्वारा जब सरकार को कहीं पैसे भेजने का कार्य होता है तो यह बैंक सरकार की ही ओर से धन का हस्तांतरण सुविधा भी प्रदान करता है। तो यह भी केंद्रीय बैंक के कार्यों के रूप में, केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर्स के रूप में इस कार्यों को प्रदान करने का कार्य करता है। मुद्रा सौदे का भी कार्य करता है। यह बैंक मतलब केंद्रीय बैंक जो है देश विदेश से जो भी सरकार के लेन देन होते हैं, मौद्रिक समझौते होते हैं, मौद्रिक आवागमन होते हैं, मौद्रिक मसौदे होते हैं, हर पर अपनी अपनी संस्कृति को, अपनी स्वीकार्यता को, अपने सुझाव को प्रेषित करने का कार्य करता है, और साथ ही साथ उन तमाम प्रक्रियाओं को मैनेज करने का कार्य करता है जो केंद्रीय बैंक के लिए, जो एक बैंकिंग संस्था के रूप में, एक वित्तीय सलाहकार के रूप में आवश्यक होता है। छात्रों, अगला है वित्तीय परामर्श के रूप में। इस बैंक के द्वारा समय समय पर वित्तीय मामलों पर भी उचित परामर्श दिया जाता है, जैसे बैंकिंग व्यवस्था में जो सुधार की आवश्यकता है, जो कर व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, जो आर्थिक नीति में सुधार की आवश्यकता है, इन तमाम पहलुओं पर, जो भी आर्थिक मौद्रिक पहलू है उस मौद्रिक पहलुओं पर, बैंकिंग इकाइयों पर जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकार को वित्तीय परामर्शदाता के रूप में मांगने पर और स्वेच्छा से भी प्रदान किया जाता है। यह भी केंद्रीय बैंक के एक सलाहकार के रूप में है, जो व्यापारिक बैंकों को और केंद्रीय सरकार को प्रदान किया जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे बैंक हम ग्राहकों को अपनी सुविधाएं प्रदान करता है, सुझाव देता है, वो उसी प्रकार से है। ऋण की व्यवस्था। सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त ऋणों की उचित व्यवस्था करके हिसाब किताब आदि को उचित ढंग से रखने का कार्य जो होता है, यह भी केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। ऋण भुगतान करने का कार्य सरकार की ओर से जारी किए गए ऋणों और उस पर ब्याज के भुगतान की व्यवस्था भी केंद्रीय बैंक के द्वारा ही की जाती है। साथ ही साथ छात्रों, सरकारी माल का क्रय विक्रय करना, जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको क्रय विक्रय करना, सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको क्रय विक्रय करना, विदेश से जो प्रतिभूतियां खरीदनी है या बेचनी है उनका क्रय विक्रय करना, ये समस्त कार्यों को भी केंद्रीय बैंक सरकार के बिहाफ पर, सरकार के स्थान पर करती है। इसीलिए इसको कहते हैं, यह केंद्रीय बैंक की कार्य के बैंक देश सरकार के बैंकर्स के रूप में कार्य करता है। अगला है संकट काल में। यह बैंक संकट काल में असाधारण ऋण की व्यवस्था करने की भी सहायता प्रदान करता है। विशिष्ट परिस्थितियों में जब सरकार संकट काल में उत्पन्न हो जाती है तो उस समय सरकार को विशिष्ट सहायता प्रदान करने का भी कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। एक बढ़िया एग्जांपल आपके सामने उपलब्ध है। जब कोरोना की महामारी की पहली लहर आई थी तो उस समय भारत सरकार के पास पूंजी का अभाव था। केंद्रीय बैंक ने अपने जमा कोष से अपने लाभांश को केंद्रीय सरकार को दिया था। वह सरकार की संकटकालीन स्थिति में सहायता के रूप में था। तो इस प्रकार से यह भी कहा जा सकता है जो केंद्रीय बैंक तमाम विदेशी हस्तांतरण के द्वारा, तमाम विदेशी क्रियाओं के द्वारा जो सरकार के बिहाफ पर करता है, जो भी लाभांश कमाता है उस लाभांश को वह खुद के लाभ के लिए नहीं बल्कि केंद्रीय बैंक सरकार देश की आर्थिक स्थिति के संकट काल में लाभ के लिए संचित करके रखता है और उसे वह केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकार को संकट काल की स्थिति में सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। अंतिम है इसके कार्यों में छात्रों, जो देसी बैंकर्स के रूप में कार्य करता है, सरकारी हिसाब किताब रखना। बैंक सरकार की समस्त आय को प्राप्त करके उसकी व्यय को भी चुकाता है। इसके हिसाब किताब रखने का कार्य भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अब है अगले कार्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय करेंसी का संरक्षण करना। हम जानते हैं कि किसी भी देश के अंतर्गत जब व्यापार करते हैं तो वह व्यापार उस देश की कागजी मुद्रा में नहीं होता है, उसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है।
सामान्यतः अब तो वो सारे के सारे अधिकतर ट्रांजैक्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा या जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट्स में होने लगे हैं, या स्वर्ण में होते हैं, या ग्रीन करेंसी के रूप में होते हैं। तो उन करेंसियों के का संरक्षण करता और उस करेंसियों का निगरानी करता के रूप में भी केंद्रीय बैंक अपनी भूमिका को अदा करता है। 1929 की मंदी के पश्चात विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से विनिमय समानीकरण को, जिसको कहते हैं एक्सचेंज इक्वलाइजेशन अकाउंट, स्थापना की गई थी, जिसके संचालन का भार केंद्रीय सरकार को सौंपा गया। अर्जित की जाने वाली समस्त विदेशी मुद्रा को इन कोषों को जमा कर दिया जाता है और उसकी आवश्यकता होने पर उचित मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक देश की विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षणकर्ता के रूप में भी प्रयास करता है, के रूप में भी अपनी भूमिका को अदा करता है। विदेशों में दूतावासों के व्यय के लिए भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है और अन्य शासकीय और व्यावसायिक कार्यों के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी व्यवस्था केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। तो इस रूप में भी केंद्रीय बैंक अपनी भूमिका को अदा करता है। देश की मुद्रा की हर स्थिति को बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए जो प्रमुख उद्देश्य है मुद्रा नियमन का, आर्थिक नियमन का, विदेशी कोष के सुरक्षित रखने का, इन समस्त कार्यों को संपादित करने के लिए केंद्रीय बैंक अपनी भूमिका को अदा करता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य इसका है कि यह देश के अंतर्गत जितनी भी विदेशी विनिमय है, जितने भी विदेश से आने वाले हस्तांतरण हैं, उस सबको सुविधाएं प्रदान करना और सुविधा प्रदान करने के साथ साथ उसके नियमन का भी कार्य करना, यह भी केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आता है। विदेशी विनिमय कोष के अंतर्गत जितना अधिक मुद्रा होगा, उस देश की मुद्रा की कीमत उतनी अधिक होगी, इसे भी प्रबंधित करना और इसे भी मजबूत करने का काम केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो यह भी केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत छात्रों आता है। अगले तथ्य के रूप में हम देख सकते हैं छात्रों, खातों का समाशोधन करना या हस्तांतरण करने का कार्य भी, बैंकों की क्लियरेंस करने का काम और उनके उनके खातों को ट्रांजिस्ट करने का भी काम केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। देश के प्रत्येक बैंक के द्वारा केंद्रीय बैंक में कुछ धन जमा किया जाता है। अतः जब बैंकों को पारस्परिक लेन देन की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं कि लेन देन के लिए नगद भुगतान करने की बैंकिंग सहायता की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में समाशोधन की सहायता का कार्य भी केंद्रीय बैंक के द्वारा ही संपादित किया जाता है। जैसे ऋणी बैंक अपने लेनदार बैंक को एक चेक केंद्रीय बैंक के नाम से दे देता है और केंद्रीय बैंक उसके खाते से उतने पैसे को निकाल करके दूसरे के खाते में उस पैसे को समाशोधित कर देता है। जैसे पीएनबी को बीओबी से पैसा चाहिए, तो पीएनबी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से के खाते से पैसा निकाल करके के नाम से चेक जारी कर दिया। इसे दूसरे एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए, अगर मैं पीएनबी का ग्राहक हूं और मुझे किसी बीओबी के ग्राहक को पैसा देना है, तो मैंने बीओबी के ग्राहक को जैसे ही चेक काट दिया, तो जब क्लियरेंस हाउसेस में जाएगा तो केंद्रीय बैंक पीएनबी के अकाउंट से पैसा निकाल करके बीओबी के खाता धारक को पैसा अदा कर देगा। तो ये समाशोधन, हस्तांतरण, मुद्रा के हस्तांतरण का कार्य भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक बैंक के पास दूसरे बैंक का लिखा चेक जमा रहता है और जब क्लियरेंस हाउस की व्यवस्था होती है, तो उस क्लियरेंस हाउसेस में एक केंद्रीय बैंक का प्रतिनिधित्व अधिकारी क्लर्क के रूप में बैठता है और वह इस तमाम प्रकार के विनिमय पत्रों को तैयार करके उसके समाशोधन गृह का कार्य करता है। तो यह भी एक प्रकार का केंद्रीय बैंक का कार्य है। ये ध्यान रखिएगा, जहां पर केंद्रीय बैंक की शाखा नहीं है, वो भारतवर्ष में वह कार्य स्टेट बैंक के द्वारा भी, जहां पर केंद्रीय बैंक की शाखा नहीं, वहां पर किया जाता है। केंद्रीय बैंक इस विवरण के आधार पर विभिन्न बैंकों के खातों के नाम से वह जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार बिना नगद भुगतान किए समाशोधन गृह की सहायता से लाखों के लेन देन का निपटारा किया जा सकता है। इस सुविधा से लाभ क्या है? समाशोधन गृह की सुविधा से लाभ क्या है? पहला, कम मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अब हमें 5 लाख रुपए बीओबी को देना है और बीओबी को 7 लाख रुपए किसी और को देना, इतनी रुपया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई के द्वारा ही पूरा हो जाता है। तो इसलिए मुद्रा के कैश मुद्रा की आवश्यकता कम पड़ती है और इस समाशोधन गृह के द्वारा केवल लिखित प्रत्यार हस्तांतरण के द्वारा इस कार्य को कर लिया जाता है। तो इस नाते जो भार है नगद मुद्रा पर वो कम पड़ता है।
अगला है श्रम की बचत होती है। अब एक व्यक्ति एक पैसे को लेकर दूसरे बैंक में जाए, दूसरा तीसरे के पास जाए, तीसरा चौथे के पास जाए, इतने सारे बैंकों का कॉम्बिनेशन है, इतने सारे श्रम शक्ति को यूज किया जाएगा, उससे अच्छा है कि एक ही स्थान पर एक कुछ क्लर्कों के द्वारा समस्त लेखा जोखा को पूरा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रम की भी बचत होती है। अगला है घनिष्ठ संबंध। तमाम बैंकों का आपस में एक साथ बैठना और उसके द्वारा कर्मचारियों के बीच में आपस में मौद्रिक हस्तांतरण के कार्य करना, इससे उनके बीच में समरसता, घनिष्ठता और एक अच्छे वर्क कल्चर का विकास होता है। यह भी समाज शोधन गृह का लाभ है। हर बैंक एक दूसरे की कार्य प्रणाली से परिचित होते हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली को और स्मूथ होने की रीति पाई जाती है। और अगला कार्य है धन राशि के हस्तांतरण का कार्य। हम किसी भी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक के अंतर्गत अगर मुद्रा को हस्तांतरित करना चाहें तो यह भी सरलता से इसी व्यवस्था के द्वारा, समाज शोधन गृह के द्वारा आसानी से किया जा सकता है, जिसको हम लोग नेफ्ट के रूप में भी आजकल चलन में हम लोग रखते हैं। इन तमाम कार्यों को करने के अलावा अब बात आती है, क्या ये सारे कार्य केंद्रीय बैंक करता है? तो कोई ऐसी चीज है जिसे केंद्रीय बैंक को करने के लिए मनाही है? कोई ऐसा कार्य है क्या जिसे केंद्रीय बैंक के लिए सीमाओं को सीमित रखा गया है? तो ऐसी स्थिति में छात्रों, कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे हम कहते हैं जिस कार्य को केंद्रीय बैंक नहीं कर सकता है। उस कार्यों में सबसे पहला कार्य है, केंद्रीय बैंक देश के साधारण बैंक के कार्यों को संपादित नहीं कर सकता है। जैसे एक आम आदमी किसी भी बैंक में जाके खाता खोल सकता है, लेकिन कोई एक आम आदमी केंद्रीय बैंक में खाता नहीं खोल सकता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक सामान्य ग्राहक के खाते को खोलने का कार्य नहीं करता है। अगला है, अचल संपत्तियों पर ऋण नहीं दे सकता है। जैसे कोई भी बैंक, हम अपनी अचल संपत्ति को बैंक में जमा करते हैं, उस पर हमको ऋण की प्राप्ति होती है, जबकि केंद्रीय बैंक इस प्रकार के ऋण, अचल संपत्ति पर ऋण की प्राप्ति, ऋण नहीं देता है। अर्थात अचल संपत्ति को क्रय विक्रय करने का कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता है। अगला है, मियादी बिल नहीं लिख सकता है और ना ही से स्वीकार कर सकता है। किसी अवधि के लिए कोई बिल नहीं लिख सकता है, उसे स्वीकार भी नहीं कर सकता है। यह भी केंद्रीय बैंक के कार्यों में नहीं शामिल है। ये इस कार्य को भी केंद्रीय बैंक संपादित नहीं कर सकता है। किसी को आरक्षित ऋण प्रदान नहीं कर सकता है, यह भी केंद्रीय बैंक के कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है। ये सामान्य बैंक के कार्यों के अंतर्गत आता है। इस कार्य को केंद्रीय बैंक नहीं कर सकता है। जो केंद्रीय बैंक के पास पैसे जमा होते हैं, उसके ऊपर ना तो वो ब्याज लेता है और ना ही वो ब्याज देता है। तो ऐसी स्थिति पे केंद्रीय बैंक के कार्यों में यह भी सामान्य बैंकिंग के कार्यों को निषेध है। इस कार्यों को भी संपादित नहीं कर सकता है। किसी भी कंपनी के अंश को ना तो खरीद सकता है और ना ही किसी भी कंपनी के अंश को सुरक्षित कर सकता है। ऐसा भी कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता है। और अंत में हम कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंक वाणिज्यिक क्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है। तो चूंकि ये केंद्रीय बैंक है, वाणिज्यिक क्रियाओं को हम लाभ का कार्य कहते हैं, तो इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं किसी भी वाणिज्यिक लाभ के कार्य को केंद्रीय बैंक संपादित नहीं करता है। यहाँ जाकर के केंद्रीय बैंक के कार्य निषेध हो जाते हैं, केंद्रीय बैंक की सीमाएं यहीं पर प्रतिबंधित हो जाती हैं। तो आज की क्लासेस में छात्रों हम लोगों ने देखा केंद्रीय बैंक से जुड़ा हुआ तमाम पहलू, जो केंद्रीय बैंक जिस प्रकार के कार्यों को संपादित करता है, जो केंद्रीय बैंक की भूमिकाएं हैं, जो केंद्रीय बैंक के अधिकार हैं, जिन जिन कार्यों को केंद्रीय बैंक संपादित करने के लिए अधिकार रखता है, जो उसको अधिकार प्रदान किए गए हैं, इन तमाम कार्यों की, इन तमाम विश्लेषणों की एक विस्तृत व्याख्या हमने आपके सामने रखी। आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही। आज की क्लासेस में जो कुछ भी चीजें हमने केंद्रीय बैंक के बारे में चर्चा की, आई होप वो केंद्रीय बैंक के कार्यों को देख करके आपको सहजता मिली होगी, केंद्रीय बैंक के कार्यों को समझने में आपको सहजता हुई होगी। काफी कुछ चीजें आपको केंद्रीय बैंक के बारे में अध्ययन में शामिल हुआ होगा। एक तथ्य मैं यहाँ आपके साथ जरूर रख दूं, प्रश्न के रूप में आप मुझे जरूर कमेंट करिए। विश्व के, ये तो मैंने आपके साथ चर्चा में शामिल किया कि विश्व के लगभग हर देशों के पास एक केंद्रीय बैंक है, लेकिन विश्व का एक देश है जिसके पास एक से अधिक केंद्रीय बैंक है। आप जरूर उस बैंक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। साथ ही साथ कौन सा देश है जिसके पास एक से अधिक केंद्रीय बैंक है, और एक चीज और, उस देश में कितने केंद्रीय बैंक हैं। जरा इन दोनों चीजों को देखिए और इन दोनों चीज को जुड़ा हुआ अध्ययन या इन दोनों चीज का आंसर आप मुझे इस चैनल के अंत में कमेंट बॉक्स के रूप में भेजने का प्रयास करिए, ताकि ये पता चल सके कि आप कितने जागरूक हो, इस क्लासेस के पढ़ने से आपको कितनी सहायता प्राप्त हो रही है। आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद। आई होप आपको इस क्लास का इम्पैक्ट समझ में आया होगा। इस क्लास के में अंतर्गत आपने बहुत सारे ऐसे तथ्य को देखा होगा जो आपके लिए अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी रहा होगा, अध्ययन की दृष्टि से आपको आगे की तैयारियों में सहायता होगा। इसी आशा के साथ कि यह क्लास आपके लिए उपयोगी रहा होगा, आज की क्लासेस को मैं यही समाप्त करता हूँ।
अपना सुझाव ज़रूर दीजिए, जो भी क्लासेस के साथ जुड़ रहे हैं, वो अपने नाम को ज़रूर कीजिए और इस चैनल को थोड़ा और भी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। आप जितने अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँगे, मेरे लिए वो उतना ही प्रेरणादायक होगा, उतने मेरे लिए प्रोत्साहनदायक होगा। धन्यवाद छात्रों, धन्यवाद इस क्लास के साथ जुड़ने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, इस चैनल पर विश्वास करने के लिए। धन्यवाद। थैंक्स यू। थैंक यू सर।